नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आपके साथ अगले 1 घंटे में हम देश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें साझा करेंगे। हम आपको उस खबर की तरफ भी ले चलेंगे जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी थी। आज 6 दिसंबर को किसानों का दिल्ली मार्च शुरू हो रहा था। उसमें पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर किसानों की सुरक्षा एजेंसियों से झड़प हुई है। शंभू बॉर्डर किसानों का ठिकाना बना हुआ है। वो मार्च आगे नहीं बढ़ने पाए, इसके लिए पुलिस ने पूरी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। अब चलिए हम बगड़ी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको आज जो खबरें दिखाने वाले हैं वो बारी बारी से आपके सामने रख देते हैं। खबरों की खबर में आज हम इस मुद्दे की पड़ताल करेंगे कि किसानों ने आज 6 दिसंबर की तारीख ही अपने लिए क्यों चुनी और 6 दिसंबर की तारीख ही इस जत्थे को कूच करने के लिए क्यों चुना गया। इस तारीख को ये हम आपको बड़ी स्क्रीन पर बताएंगे और पूरी खबर विस्तार से समझाएंगे भी। इसके अलावा यहीं पर होगी हमारी पहली बड़ी खबर जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि किसानों के दिल्ली मार्च में 24 घंटे का पेच आ गया। क्या है वो पेच, क्या होगा उसका अंजाम, और उसको विस्तार से हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा दूसरी खबर अपने पड़ोसी बांग्लादेश की है, जिसके विकास को उसके कट्टरपंथी ताकतों की नजर लग गई है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने की तरफ जा रहा है। ये बात हम बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं और इसका पूरा विस्तार से विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की नई देवेंद्र फडणवीस सरकार को लेकर, जिसमें विभागों को लेकर सवाल कायम है। हम आपको दिखाएंगे कि विभागों को लेकर कौन मुस्कुरा रहा है और कौन अपना गम छिपा रहा है। ये पूरी खबर आप यहीं पर खबरों की खबर में देखेंगे। इसके अलावा चौथी खबर वो देश की संसद से है, जहां राज्यसभा की सीट नंबर 222 के नीचे से नोट मिले हैं। सवाल ये कि वो नोट किसके हैं। इस खबर को हम विस्तार से आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि ये सीट किसकी थी। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और पांचवी खबर ऐसी जिसे आप अपने बच्चों को भी जरूर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हौसलों और संभावनाओं के ड्रोन पर सवार एक ऐसे बच्चे की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो बताती है कि हौसलों की उड़ान के लिए आसमान भी छोटा पड़ जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं शंभू बॉर्डर, और वहां पर आज किस तरह से किसानों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने किस तरह से वहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले झेलते हुए पीछे हटने पर मजबूर हुए और क्यों उन्होंने 24 घंटे का समय दे दिया। ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे। किसानों की पुरानी मांग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे। उसके साथ ही किसानों की कर्ज माफी भी उनके एजेंडे में है। इसके लिए 6 दिसंबर की तारीख इन्होंने इसलिए चुनी कि ये गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का दिन है। लेकिन किसान आज सरकार से बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सरकार भी किसानों के सवालों को लेकर संवेदनशील दिखती है। ऐसे में इन्होंने 24 घंटे तक अपना मार्च स्थगित कर दिया है। आखिर आज हुआ क्या, कल क्या होगा, इसको समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट पूरी ध्यान से देखनी चाहिए। फिर से किसानों का दिल्ली मार्च क्यों शुरू हुआ है? किसानों के इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं? कौन सी वो मांग है जिन पर किसान अड़े हुए हैं? 6 दिसंबर की तारीख ही किसानों ने क्यों चुना है? शंभू बॉर्डर पर किसानों की आवाज की प्रतिक्रिया संसद में क्या हुई? इन सवालों का जवाब शंभू बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश कर रहे 101 किसान नेताओं के जत्थे में समाया है। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं। इसलिए दोनों फोरमों ने उचित निर्णय लेके रखा भी हम टकराव अपनी ओर से नहीं चाहते हैं। किसानों के हक का सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की प्राथमिकता में रहता है।
लेकिन एमएसपी के सवाल पर सरकार और किसान एक धरातल पर नहीं पहुंच पाए। नतीजा दिल्ली की तरफ किसान मार्च। हम आगे बढ़ेंगे और उनको कहेंगे भी हमारे सीने पर आपको जो गोले हैं वो अपने हमारे सीने पर दागो। जब तक हमारे दम होगा, हमारी ताकत होगी, तब तक असें आगे बढ़ांगे। शंभू बॉर्डर पर एक तरफ किसान नेता और आंदोलनकारी किसान हैं जो पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ अर्धसैनिक बलों के जवान हैं जो इन्हें रोकना चाहते हैं। रोकने और घुसने की इस जद्दोजहद में किसानों ने कंक्रीट की दीवार हटाई, उससे पहले बैरिकेड को हटाया, कंस्ट्रक्शन को फांदकर किसान आगे बढ़ते रहे। अर्धसैनिक बल के जवानों ने भी संयम से काम लिया, लेकिन किसानों के लिए आगे का रास्ता मुश्किल ही रहा। ये बात संसद और सरकार तक पहुंची। सरकार का कहना है कि वो किसानों से बात करने के लिए पूरे दिल से तैयार हैं। हम तो ये कह रहे हैं उनके लिए दरवाजे खुले आए, तो हमें बुलाया, हम उनके बीच में जाने के लिए तैयार हैं। यदि परंतु मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में किसान कल्याण के जो काम हुए हैं, वास्तव में देश की आज़ादी के बाद होते तो आज किसान की दशा इतनी खराब नहीं रहती। शंभू बॉर्डर पर हालात ऐसे हैं कि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, बल्कि इस बार सरदार सुरजीत सिंह फूल के नेतृत्व में मरजीवड़ा जत्था इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। 101 किसानों के जत्थे का नाम मरजीवड़ा जत्था रखा गया है। मरजीवड़ा का मतलब है अपनी जान देने के लिए तैयार। गुरु तेग बहादुर ने भी अपना मरजीवड़ा जत्था बनाया था। इस जत्थे में शामिल किसानों से सहमति फॉर्म भी भरवाया गया है। हालांकि हरियाणा पुलिस से संघर्ष के बाद जत्था तो वापस हो गया, लेकिन मार्च आगे बढ़ता रहेगा। तो जत्थे की अगुवाई हम लोग करेंगे। 101 आदमी का मरजीवड़ों का जत्था आगे मूव करेगा। किसानों के लिए एमएसपी का सवाल ऐसा है जिस पर सरकार अपनी संवेदना बार बार जाहिर कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि किसानों की आय दोगुनी करना उनका लक्ष्य है, लेकिन सवाल एमएसपी का है। इसीलिए किसान दूसरे किसी विकल्प की जगह एमएसपी पर फोकस करके बैठे हैं। किसानों के इस आंदोलन के पीछे गैर राजनीतिक संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरा किसान मजदूर मोर्चा है। इनका मकसद 6 दिसंबर दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करना था। 6 दिसंबर की तारीख इसलिए तय की गई कि 6 दिसंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया था। लेकिन किसानों के आगे बढ़ने की कोशिश में पुलिस से झड़प भी हो गई, जिसमें कुछ किसान घायल हो गए। साथ ही आंसू गैस भी छोड़े गए, जिससे बचने के लिए किसानों ने पहले से अपनी जेब में गीले रुमाल रखे हुए थे। इस तरीके से एक तरफ जो है वो तमाम सारे किसान हजारों की तादाद में उधर बैठे हुए हैं, और लेकिन इन सारे किसानों को मार्च करने की इजाज़त नहीं है। मार्च जो है वो आप देखिए कि केवल जो 101 लोग हैं वो किसान जत्थेबंदियों की ओर से कर रहे हैं। तो ये 101 जो लोग हैं जो कि सुरजीत सिंह फूल के नेतृत्व में गए हैं, वो इधर जो है वो दिल्ली मार्च करने का उनका इरादा है। लेकिन लगातार आप देखिए कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अगर किसानों ने जिस मरजावड़ा जत्था बनाकर दिल्ली की तरफ कूच करने का मन बनाया है, तो इसके पीछे कौन सी मांगे हैं, एक नज़र उन मांगों पर डाले तो पहली मांग एमएसपी की गारंटी का कानून, दूसरी मांग किसानों मजदूरों की कर्ज माफी, तीसरी मांग पिछले आंदोलन की 12 मांगों को पूरा करना, चौथी मांग सरकार से बातचीत का निमंत्रण है। सरकार भी किसानों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती। इसको आप उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर की गई 2 टिप्पणियों से समझ सकते हैं। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है
कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी वो किसान का लाडला होगा, और मैं पूरी तरह आशावान हूं और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। इस बीच संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला पिछले 10 दिनों से अनशन कर रहे हैं और उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली में हिमांशु शेखर के साथ शंभू बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो शंभू बॉर्डर से चलते हैं बॉर्डर के पार बांग्लादेश, जहां की सरकार इन दिनों अपने ही देश के कट्टरपंथियों के आगे लाचार नजर आ रही है और ये लाचारी बांग्लादेश पर तो भारी पड़ने ही वाली है, भारत के लिए भी सुरक्षा के लिहाज से एक चुनौती साबित हो सकती है। पड़ोसी मुल्क में तख्ता पलट के बाद वहां के माहौल में भारत के खिलाफ जहां नफरत घोली जा रही है, वहीं पाकिस्तान के साथ अचानक प्यार उमड़ पड़ा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का एक नेता भारतीय साड़ी को आग के हवाले कर रहा है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक बीएनपी के इस नेता का नाम राहुल कबीर रिजवी है और ये अपनी ही पत्नी की भारतीय साड़ी को जलाकर भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर में ढाका में पाकिस्तानी उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ को बांग्लादेश सरकार की तरफ से साड़ी भेंट की जा रही है। क्या बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा है? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसीलिए क्योंकि तख्ता पलट के बाद वहां की मोहम्मद यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है। दूसरी ओर बांग्लादेश भारत से अपने राजनयिकों को वापस बुला रहा है। बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर आंख मूंद चुकी है, जबकि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियमों को आसान बना रही है। बांग्लादेश सरकार के नए नियमों के मुताबिक पाकिस्तानियों को अब बांग्लादेश यात्रा के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं होगा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर अब वहां के नोटों से हटाई जा रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हों तो इसमें पाकिस्तान का भी हित छिपा होता है। लेकिन शेख हसीना की सरकार जब तक बांग्लादेश की सत्ता में रही, पाकिस्तान की साजिश को पनपने का मौका नहीं दिया। साल 2019 में शेख हसीना सरकार ने एक आदेश जारी करके ये नियम बना दिया कि पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेश में आने के लिए वीजा लेना है तो सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस फैसले को पलट दिया, जो कि भारत के लिए एक सुरक्षा से जुड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनुस सरकार का फैसला उन आतंकवादियों को बांग्लादेश में घुसने का मौका दे सकता है जो बांग्लादेश की जमीन से भारत के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं। दरअसल बांग्लादेश में जब भी अवामी लीग की सरकार रही है, पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। इसकी वजह यह भी है कि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका मानी जाती है। दूसरी ओर 2001 से 2006 के बीच जब बांग्लादेश में BNP और जमात इस्लामी की सरकार थी, तब वहां ISI काफी सक्रिय थी।
माना जाता है कि आईएसआई ने लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन के लिए बांग्लादेश में जमीन तैयार की। उस दौरान भारत में हुए अलग अलग आतंकी हमलों के तार भी बांग्लादेश से जुड़े हुए थे। 1971 के बाद ये शहर हिंदुओं और माइनॉरिटीज पे सबसे ज्यादा अटैक, भारी अटैक। It is the worst situation for the Hindu minority and other religious minorities of Bangladesh since the Liberation War of 1971. जरूर 1971 और अब के बीच में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, ऐसे जैसे 2001 में जब खंडर दिया प्रधानमंत्री इलेक्शन, तो कई हफ्तों के लिए हिंदुओं पे अटैक हुआ था और तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश मिशन शुरू किया था स्पेशल एनवॉय बना के, और उन्होंने जिक्र किया था प्रधानमंत्री खंडर दिया था, बट वो रुक गया था कुछ हफ्तों के बाद। 1971 के बाद हिंदुओं के खिलाफ अब सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। 5 अगस्त से बांग्लादेश में माइनॉरिटी के खिलाफ हिंसा हो रही है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो नई सरकार बनी है उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस है, लेकिन सरकार जमात इस्लामी चला रही है। जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई तब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई। ध्यान देने की बात यह है कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ढाका स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तानी उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ ने ढाका में बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया से मुलाकात की है। इतना ही नहीं, 1971 के बाद ये पहली बार है कि कोई पाकिस्तानी मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा है। दूसरी ओर पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को बांग्लादेश के नोटों से हटाने का आदेश दिया गया है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नोटों से हटाने का फैसला सितंबर में ही ले लिया गया था। इससे पहले अगस्त के महीने में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया था। तो क्या बांग्लादेश में जानबूझकर शेख मुजीबुर रहमान को इतिहास से हटाने और कट्टरपंथियों के दबाव में पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की जा रही है? बांग्लादेश के भारत विरोधी रवैये और वहां हिंदुओं पर जारी अत्याचार के खिलाफ आवाज भी तेज होती जा रही है। 10 दिसंबर को बांग्लादेश के उच्चायोग के सामने एक विरोध मार्च की तैयारी है। ना सिर्फ ही हिंदू और अन्य माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में इसका बहुत ही जो है आज की तारीख में बहुत ही फिक्र हो रहा है। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इवन बिफोर द इलेक्शन उन्होंने 30 अक्टूबर या किसी ऐसी डेट को उन्होंने बहुत जोरों से क्लियरली कहा है कि देयर इज chaos in Bangladesh and there is barbaric attacks on Hindus, Christians and other minorities। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है। और कल या परसों की तारीख में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये सिचुएशन इन बांग्लादेश पे बहुत ही सीरियस डिस्कशन हुआ है। और जो बांग्लादेश के लोगों हैं, जो ब्रिटिश एमपीज हैं, उन्होंने बिल्कुल इसे ऐसे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वर्ड में जिक्र किया है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और यू नो दैट दे हैव कॉल्ड इट ऑन द नाइफ्स एज, दे हैव कॉल्ड इट एथनिक क्लेंजिंग ऑफ हिंदूज। ये भी उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये अल्फाज यूज किए गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कह रही है कि वहां हिंदुओं के खिलाफ कोई हिंसा नहीं हो रही है। ये झूठ है। अंतरिम सरकार बांग्लादेश मीडिया के खिलाफ अत्याचार कर रही है। NAOB न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने भी बयान जारी कर मीडिया पर हो रहे हमले की निंदा की है। भारत पहले ही बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की हिफाजत की अपील कर चुका है, लेकिन बांग्लादेश जिस तरह से इतिहास के पहिए को घुमाकर पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर बढ़ रहा है, फिलहाल क्या उम्मीद की जाए? तो आपने देखा कि बांग्लादेश किस तरह से पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर है। बांग्लादेश में हिंसा और अशांति के हालात हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि वहाँ की सत्ता पर जो मोहम्मद यूनुस बैठे हैं, उन्हें वर्ष 2006 का नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। और वो मोहम्मद यूनुस अब
ऐसे देश जो कि दुनिया भर में एक आतंकी राष्ट्र के रूप में जाना जाता है पाकिस्तान, उसके साथ ये शांति का दूत अब गलबैयां करने के लिए आतुर है। चीनी की जो खेप है वो 1970 के बाद पहली बार पाकिस्तान से चटगांव पोर्ट पहुंची है। बीजेपी के एक सांसद ने इसी बीच नोबेल कमेटी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जो नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी, उसको ये चिट्ठी बीजेपी के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने लिखी है और ये बीजेपी के सांसद पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से हैं। आइए आपको इस चिट्ठी के बारे में बताते हैं। चिट्ठी किसने लिखी ये हमने आपको बताया और इस चिट्ठी के बारे में पूरा मजनून आपके सामने रखते हैं। ज्योतिर्मय सिंह महतो पुरुलिया के बीजेपी के सांसद हैं। इन्होंने इस चिट्ठी को बेहद दुख भरे अंदाज में लिखा है और बाकायदा इस चिट्ठी में उन्होंने मकसद भी बताया है। नॉर्वे की जो नोबेल कमेटी है, जो नोबेल प्राइज और पीस प्राइज देती है, उसको ये चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद यूनुस के नोबेल पुरस्कार पर फिर से ये कमेटी विचार करे। एक सांसद जो इस बात से दुखी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, लड़कियों को उठाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, वो ये भी लिख रहे हैं नोबेल कमेटी पुरस्कार देने का अपना फैसला वापस नहीं ले सकती, लेकिन उसकी जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं हो जाती है। ये पुरस्कार इतना महत्व का है कि आप पुरस्कार देने के बाद हाथ नहीं झाड़ सकते हैं। अगर वो व्यक्ति जिसको पुरस्कार दिया गया है शांति का, वो शांति नहीं रख पाता है या उसके विचारों से, उसके एक्ट से शांति नहीं मिलती है किसी देश को, किसी समाज को, किसी संप्रदाय के लोगों को, तो फिर ये उस पुरस्कार का उल्लंघन है। इसमें लिखते हैं बांग्लादेश में हिंसा बढ़ती जा रही है, हिंदुओं के मकान मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बलात्कार और हत्या को अंजाम दिया जा रहा है। और ये एक आध 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन की बात नहीं है। 5 अगस्त से ये सिलसिला चल रहा है। अगस्त महीना, सितंबर महीना, अक्टूबर महीना, नवंबर महीना खत्म हो चुका और अब दिसंबर महीना चल रहा है, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। और इसलिए वो लिखते हैं आगे कि नोबेल कमेटी कम से कम बांग्लादेश की यूनिट सरकार की आलोचना तो करे, जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है उसके खिलाफ एक बयान ही जारी कर दे। सीधे तौर पर ये जिम्मेदारी नोबेल प्राइज कमेटी की ये सांसद महोदय बताते हैं और कहते हैं कि इसके बाद आपकी नींद नहीं खुली तो भी आपको हम बार बार पत्र लिखेंगे और आपके जिम्मेदारी से आपको आगाह करते जाएंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हो। ये खबर भी बांग्लादेश की हिंसा और हिंदुओं के खिलाफ अन्याय से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के बाद अब हिंदुस्तान लौटते हैं और अब इस खबर पर हम लौटेंगे, महाराष्ट्र चलेंगे इस खबर से लौट के, और महाराष्ट्र चलते हैं जहां गुरुवार को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। सरकार तो बन गई, लेकिन कुछ सवालों के जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि किस पार्टी को कौन से मंत्रालय मिल रहे हैं। सस्पेंस इस बात को लेकर भी है कि क्या एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिलेगा या दूसरे कुछ मंत्रालय देकर उनको संतुष्ट किया जाएगा। देखिए मुंबई से हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित और पारस दामा की रिपोर्ट। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस, मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। वो गाना है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री एकजुट होने की बात कह रहे हैं, लेकिन बात फंसी है मंत्रालय पर। एकनाथ शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम वाले डिमोशन को तो जैसे तैसे तैयार हो गए, लेकिन खबर है कि मंत्रालयों पर चर्चा जारी है। गुरुवार को शपथ लेने के बाद हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि मंत्रालयों के बंटवारे की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अभी भी कुछ अहम मंत्रालयों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। ये मंत्रालय हैं गृह, नगर विकास और राजस्व। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देते। एनडीटीवी इंडिया को उच्च स्तरीय विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अजीत पवार अपनी पार्टी के कोटे में वित्त और सिंचाई मंत्रालय चाहते हैं, जिस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन शिवसेना गृह, नगर विकास और राजस्व मंत्रालय मांग रही है, जिन्हें देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं दिखती। इसी बात पर गुरुवार को शपथ लेने से 3 घंटे पहले तक सस्पेंस बना हुआ था कि शिंदे
मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं। इस हफ्ते में जो एक हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। मंत्री पद किसको चाहिए मिलना है वो हो जाएगा, साथ साथ जो है कौन सा पोर्टफोलियो किसको देना है वो भी तय हो जाएगा। वैसे तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुए तो ऑल इज वेल की दुहाई दे रहे थे, लेकिन मलाईदार विभागों को लेकर खींचतानी के बीच बीजेपी का मानना है कि शिंदे और पवार की राय से ही मुख्यमंत्री फडणवीस मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, लेकिन विपक्ष को चुटकी लेने का एक और मौका मिल गया है। कोई भी असमंजसता नहीं है, तीनों नेताओं के बीच में बात हुई है। विधानसभा का भी शपथ विधि का गठन होगा और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते वो पूरा उनका अधिकार है कि कौन सा खाता किसको दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है, किसी को भी यूटिलाइज करना, यूज एंड थ्रो करना है। भारतीय जनता पार्टी के देश में हर पार्टी के साथ नीति रही है, वो नीति हमारे साथ हो गई, गोवा में एमजीपी के साथ हुई, अभी नीतीश कुमार से होगी, बीजू जनता दल से हो गई, अकाली दल से हुई और अभी आने वाले समय में एकनाथ शिंदे साहब के साथ से होगी। बीजेपी अपने 132 विधायकों की धमक और मजबूती के कारण अपना इकबाल कमजोर भी नहीं करना चाहती, लेकिन लगे हाथ शिंदे को नाराज भी नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा। फिर शिंदे जैसा मराठा छत्रप की जरूरत बीजेपी को केंद्र सरकार को समर्थन, मराठा आंदोलन के निवारण और बीएमसी समेत तमाम स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर है। शिंदे भी अपनी इस अहमियत को समझते हुए तोल मोल में जुटे हैं। महायुति में संख्या बल के हिसाब से शिवसेना दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं शिवसेना के कुछ नेताओं का ये मानना है कि जिस तरीके से शिवसेना को अहम मंत्रालयों से दूर रखने के इशारे मिल रहे हैं, इससे शिवसेना तीसरे नंबर की पार्टी नजर आएगी। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ जितेंद्र दीक्षित और पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आपने खबर देखी महाराष्ट्र से। अब लौटते हैं दिल्ली और संसद के शीतकालीन सत्र की बात कर लेते हैं, जहां नोटों का मिलना चर्चा का विषय है। आज नोट की गर्मी संसद के शीतकालीन सत्र में महसूस की गई। हुआ यूं कि राज्यसभा में एक सीट के नीचे नोटों की गड्डी मिली। खास बात यह है कि अभी तक किसी ने खुद इन नोटों का मालिक नहीं बताया है, और जब कोई दावा नहीं कर रहा तो फिर ये सवाल उठ रहा है कि ये नोट मिले कहाँ से। राज्यसभा के सभापति ने इतना भर कहा कि जिस सीट के नीचे नोटों की गड्डी मिली वो अभिषेक मनु सिंघवी की है, जिस पर कांग्रेस भड़क गई। सीट नंबर 222 के नीचे नोटों का जो बंडल मिला उसका मालिक कौन है? सबसे पहले आप राज्यसभा के सभापति का बयान सुन लीजिए ताकि पता चल सके खबर की शुरुआत कहां से हुई। I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana. The matter was brought to my notice and I felt it expedient as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law and the same is underway. खबर ऐसी थी कि संसद में शोर मच गया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताई, जांच से पहले नाम क्यों लिया गया। You told it is under investigation. Without investigating, how can you say a particular man or particular seat? यह घटना
पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। नोटों का बंडल मिला, सीट नंबर 222 है और सीट अभिषेक मनु सिंघवी की है। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या बोला, ये सुनना सबसे अधिक जरूरी है। दोस्तों, मुझे करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया, मैं तो अचंभित हूँ। मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है। ये क्या इशू हो सकता है, इसको लेके अगर हाउस स्टॉल करने की कोशिश की जा रही है तो ये तो निहायत ही गलत है। मतलब आप डिबेट नहीं चाहते हैं, आप क्वेश्चन आवर नहीं चलने देना चाहते हैं, 0 आवर नहीं चलने देना चाहते हैं, ये तो कोई इशू है नहीं। नोट अगर किसी का गिरा तो आप उस पर जो जांच करना है करिए। मौका, मंच, दस्तूर सब मिला, इसीलिए बीजेपी भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस पार्टी का काले धन से बहुत पुराना नाता रहा है, तो हो सकता है उनको इस बात से कोई ध्यान ही न रहा हो कि कितना आया, कितना किधर से चला गया, इस कदर इनकमिंग थी कि आउट गोइंग इधर उधर हो गई तो भी कुछ पता न लग रहा हो। तो हमें लगता है कि जो लोग अपने पैसे का कोई न हिसाब मांगने आए न किताब बताने आए, वो सवाल और जवाब जब सरकार से बड़े आपत्तिजनक और अपमानजनक लहजे में करते हैं। जांच का विषय ये है कि कौन लाया, किससे छूट गया। अब या तो छूटने के बाद वो बताना नहीं चाहता। अरे नोट मिलता है तो मतलब गड्डी मिल रही है भाई, कैश मिल रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप। देश की सबसे बड़ी पंचायत जहाँ पे 50-100 200 रुपए में तो भोजन मिल रहा है, तो गड्डी लेके आने की मालूम पड़ा बहुत महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो बात अलग है। आप लेके गड्डी जा रहे हैं, यहाँ तो कोई तो सुना कि बोले नहीं उस गड्डी के पैर थे, खुद गड्डी उड़ के आई, ये भी सुनने में आ रहा। अब तो आएगा इस तरह के बयान। सबसे खास बात यह है कि अभी तक किसी ने सदन में मिले नोटों का दावा नहीं किया है। तो चलिए अगली खबर की रुख कर लेते हैं और अगली खबर बहुत दिलचस्प है। हम हर रोज आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आते हैं जो प्रेरणा देती है, उत्साह बढ़ाती है, कुछ करने का जज्बा पैदा करती है। आइए अब आपको ड्रोन बॉय से मिलवाते हैं। ड्रोन बॉय 11वीं में पढ़ने वाले इस लड़के की तस्वीर और वीडियो आप देख के चौंक जाएंगे। ये मेरे शहर ग्वालियर की खबर है। यहाँ पढ़ने वाले एक बच्चे ने ड्रोन बनाया है, उस पर उड़ान भरकर भी उसने दिखाई। आप भी इस तस्वीर को देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए। जिस उम्र में बच्चे रिमोट वाला हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, उस उम्र में मेधांश ड्रोन पर बैठकर उड़ रहा है। और इससे भी ऊंची बात यह है कि इस ड्रोन को मेधांश ने खुद तैयार किया है। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में पढ़ने वाले मेधांश त्रिवेदी का करिश्मा देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान हैं। मेधांश का ड्रोन न केवल उड़ता है बल्कि सवारी को बिठाकर उड़ता है। इस ड्रोन में 80 किलो का आदमी बैठ सकता है। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। फ्लाइट टाइम 6 मिनट है। अभी तो सर 80 किलो बैठा के उड़ सकता है। 6 मिनट का फ्लाइट टाइम है।
इस ड्रोन को तैयार करने में मिधांश को 3 महीने लगे। हमने पूछा कि ड्रोन पर बैठकर उड़ान भरने का आइडिया कहां से आया। चाइना ने एयर टैक्सी बनाई है 4 सीटर, बहुत बड़ी एयर टैक्सी थी, बहुत महंगी भी थी। तो मैंने सोचा उस एयर टैक्सी का सिंगल सीटर सस्ता वर्जन बनाते हैं इंडिया के लिए। तो फिर एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत था ही था मेरे पास, 1-2 साल पहले की ये बात है। फिर तब से मैंने ड्रोन के बारे में सोचना और बनाना शुरू किया। इस ड्रोन में 3.5 लाख का खर्चा आया है। ये ड्रोन का जो पूरा फ्रेम बना है 6061 T6 एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट ग्रेड और 4130 क्रोमोली स्टील, उससे इसका फ्रेम बना है। इसकी जो मोटरें हैं वो एग्रीकल्चर ड्रोन की जो मोटरें होती हैं वही इसमें मैंने यूज़ की है। और एक मोटर 9 किलोवाट की है, तो पूरा जो ड्रोन की पावर है 48 to 50 हॉर्स पावर का ये ड्रोन है। मिधांश के शिक्षक बताते हैं कि वो 7वीं क्लास से ही कुछ अलग करना चाहता था और इसी मकसद से नए नए आविष्कार भी किया करता था। अब मिधांश 11वीं में है और नतीजा सबके सामने है। इनकी सोच ये है कि आगे जाकर मैं सस्ते में लोगों को ड्रोन जो है उपलब्ध करवाऊं। जैसे कि टाटा ने नैनो के लिए किया था कि भाई सब सस्ते में 1 लाख की गाड़ी दिलवाऊं, उसी तरह ये इनकी सोच है कि मैं सामान्य लोगों तक ड्रोन पहुंचाऊं और जो कठिनाई के दिनों में ये ड्रोन बहुत कारगर साबित होगा। जहां पर लोग नहीं पहुंच सकेंगे यहाँ पर ये शीघ्र ही पहुंच पाएगा। मिधांश के बनाए ड्रोन में अगर कोई बैठा ना हो तो ये 4 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। वैसे कौन जानता है, क्या पता कल को इस उड़ान का दायरा बहुत बड़ा हो जाए। कल को मिधांश की तस्वीर देश में कई नए ड्रोन बॉयज को तैयार करे। कल को आपके घर का बच्चा भी ड्रोन बॉय बन जाए। ये तस्वीर देखिए और अपने बच्चों को दिखाइए, गेम बदल सकता है। खबरों की खबर में एक और खबर आपके सामने। 140 करोड़ के इस देश को विकसित, संपन्न और कौशल भरा हुआ बनाने में कई ऐसे हीरो काम कर रहे हैं जिनमें कुछ लोगों को बहुत नाम मिला है तो कुछ को गुमनामी मिली है। एनडीटीवी ऐसे तमाम लोगों के हुनर और कौशल को सलाम करता है और इसलिए देता है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। आइए देखिए एक झलक उस अवार्ड समारोह की। एनडीटीवी के इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड में सितारों का मेला लगा। अपने अपने क्षेत्र के दिग्गजों ने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतरीन कार्य किया है। उस कार्य को एनडीटीवी ने सम्मान का सलाम भेजा। इसके तहत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को इंडिया फर्स्ट का अवार्ड मिला। When you look at our politics, you look at our civil services, you look at our sports teams, you look at our journalists, we are today far more representative as a selection of people than we have ever been before. And that, to my mind, that the fact that in every walk of life, every part of India today has equality of opportunity. That success is not something which is elitist, which is not something which is metropolitan. जबकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष और सफल चुनाव कराने के लिए भारत के पोलिंग बूथ ऑफिसर्स को इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इंडियन ऑफ द ईयर का यह सम्मान फिल्मी सितारों से लेकर खेल के दिग्गजों को भी मिला। राजकुमार राव को एक्टर ऑफ द ईयर, शालिनी पासी को ब्रेकआउट सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर, अनन्या पांडे यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर। क्या किसका लुक बेटर होगा देखेंगे ना। Done. But yeah, 2024 बहुत ही अच्छा रहा. I think God has been really kind. This is my second Indian of the year. I received it in 2017 because that was also a fabulous year. But I want every year to be a fabulous year for our cinema, for our stories. I wish कि हम लोग अच्छी कहानियाँ कहें, अच्छा content बनाएं, so that we can films like Shrikant where we can inspire people because his life is so inspiring and not many people knew about him. Unfortunately, but through cinema we can tell such beautiful stories which can touch your heart, which can change someone's life. So I just wish कि हर साल 2024 जैसा ही हो और मैं यहाँ पर और आता रहूँ और ऐसे कमाल श्रीकांत जैसे लोगों से अवार्ड लेता रहूँ. So again, thank you so much NDTV. I don't believe any screen is too big or small. It's a screen at the end of the day, and you know, the world is developing so fast. There's so many changes that are being made. So I think we're all just keeping up with the times. Global Entertainer of the Year, Kapil Sharma.
सम्मान की इस परंपरा में एक बड़ा नाम कपिल शर्मा का भी है, जिन्हें ग्लोबल एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ऑफ द ईयर कपिल शर्मा, कॉमेडियन एक्टर। हेलो कपिल सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने अब तक बहुत अवार्ड जीते हैं, कभी आपने सोचा था कि आपको एनडीटीवी में अवार्ड जीतने का मौका मिलेगा? ये जो आप मेरा ही सामान मुझे बेच रही हैं बस यही है मैम, ये जो लोगों का प्यार है, जो सबके चेहरे में मुस्कुराहट आती है, आई थिंक यही सबसे बड़ा अवार्ड है। और हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एनडीटीवी के इस मंच पे आऊँगा और मुझे अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। 140 करोड़ के देश में देश को बनाने वाले सितारों की कमी नहीं। उनमें से ही कुछ चेहरों को चुनकर एनडीटीवी ने सम्मानित किया। इनमें हितेश दोषी को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, स्वाति नायक को क्लाइमेट इंपैक्ट ऑफ द ईयर, विजय मुरुगेश निरानी को एनर्जी ट्रांजिशन के लिए अवार्ड, सावित्री पॉल को गोल्डन विजनरी द रियल हीरो ऑफ इंडिया, गौतम हरिसिंघानिया को भारत के सेंचुरियन, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को साइंस आइकॉन ऑफ द ईयर, गगनदीप कांग को हेल्थ लीडर ऑफ द ईयर रिसर्च की वजह से और नमो ड्रोन दीदी योजना को सोशल इंपैक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इन चमकते सितारों के बीच रुपहले पर्दे पर अपनी यादगार छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री आशा पारेख ने अपनी मौजूदगी से माहौल में 4 चांद लगा दिए। I like Deepika very much. I like Alia. And amongst the boys, I like Shah Rukh, I like Aamir. They are all great. एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी।